बता देते हैं बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के युद्ध में 11वें दिन भी युद्ध जारी है। 11 दिन आज हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति की खुली धमकी यहां पर मिली है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। यूक्रेन के भविष्य पर सवालिया निशान, तो पुतिन ने यह बात कह दी है कि सवालिया निशान भविष्य पर खड़े हो रहे हैं। पश्चिम के इशारे पर खेल रहे हैं जेलेंस्की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन युद्ध के ऐलान जैसा। अगर उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन होता है तो युद्ध की स्थिति सामान्य नहीं होगी। नहीं सुधरा यूक्रेन तो छिनेगा देश का दर्जा। तो रूसी राष्ट्रपति ने कीव पर कब्जे की नई रणनीति बनाने की भी बात कह दी है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कीव को ब्लैकआउट करने की फिराक में रूस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर यूक्रेन नहीं सुधरता है तो देश का दर्जा भी छिन जाएगा। कीव से लगातार रूसी सेना उसमें दाखिल हो चुकी है। देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है। परेशानी जस की तस बनी हुई है। और इस मुद्दे पर जरा चर्चा करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। किरोड़ी जी, जिस तरीके से लगातार परेशानी जिसकी तस बनी हुई है, एक तरफ रूस इस बात का जिक्र कर रहा है कि अगर यूक्रेन नहीं सुधरता है तो देश का दर्जा भी छिन जाएगा। अब इस स्थिति को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं। देखिए, इस स्थिति को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एक चीज का ध्यान देंगे, वो ये कि यूक्रेन को यूएसएसआर के डिसमेंटलिंग के बाद 91 से 23 साल तक कोई दिक्कत नहीं रही। 2014 तक। 2014 के बाद क्यों दिक्कत हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इस स्थिति को बिगाड़ने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट किसी सीमा जिम्मेदार है जी। क्योंकि जब सोवियत यूनियन का डिसमेंटलिंग हुआ तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो है वो अपना विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अब कोई कोल्ड वार नहीं है, इसलिए किसी सैन्य संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना नेटो है उतना बना रहेगा, लेकिन एक्सपेंड नहीं करेगा। नाटो के 16 देश थे, 16 से 30 देश हो गए, और 30 देश होके अब यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही थी। तो रशिया ने कहा कि भाई मेरे दरवाजे पे कोई सैन्य संगठन होगा तो मेरी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन इस बात को अनसुनी कर दी नेटो ने भी और यूक्रेन ने भी। तो ये उसका परिणाम है। अब परिणाम के बाद में जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें देखिए बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। इसमें इंसान के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तो युद्ध में बहुत बर्बादी हो रही है, इंसानों की भी और माल धन दौलत की भी, और दूसरी तरफ इंसान मदद भी कर रहे हैं। तो इंसान के दो चेहरे हम देखते हैं। एक तरफ तो इंसान कितना खतरनाक और भयानक है, दूसरी तरफ कितना दयालु और हेल्प करने वाला है। अब समस्या यह है कि युद्ध शुरू हो गया, इसके बर्बादी हो रही है, इसको रोका कैसे जाए? और केवल युद्ध को रोका नहीं जाए, इसका ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं परमाणु युद्ध के रूप में ये नहीं भड़क जाए। तो ऐसी स्थिति में जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में फिर इमरजेंसी जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई। लेकिन भारत और चीन जैसे महत्वपूर्ण देश हैं, इन्होंने लगभग तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया, और चीन और भारत ने कहा कि भाई देखिए, मिलजुल के आप समझौता करो, युद्ध को रोक दो, लेकिन बातचीत से और कूटनीति से ही समाधान होगा। तो इसको पश्चिमी देश इस रूप में ले रहे हैं कि चीन और भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देशों का न्यूट्रल रहना ये रशिया के फेवर में जा सकता है। तो अमेरिका ने इन देशों पे दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस दबाव का असर नहीं हो रहा, क्योंकि भारत, चीन, अफ्रीका ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए? संयुक्त राष्ट्र संघ हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके भी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर सकता है, ये एक फैंटासी है, कुछ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अब स्थिति को एक अनार्की की, अराजकता की स्थिति को बताया कैसे जाएगा? अगर विश्व में अनार्की होगी तो हालात और बिगड़ेंगे। तो ये समस्या आज ऐसा लग रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले की जो स्थिति थी लगभग वैसी स्थिति बन रही है। उस समय तीन चीजें महत्वपूर्ण थी द्वितीय महायुद्ध से पहले,
एक तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही खस्ता हालत में थी, जो आज दुनिया में सभी देशों की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में है, पहले पेंडेमिक की वजह से और अब इस युद्ध की वजह से वो जो सैंक्शन लगाए हैं। दूसरी जो उस समय समस्या थी, विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में एक तनावपूर्ण वातावरण था और इन दोनों के रेस्पॉन्स में एक अति राष्ट्रवाद पनप रहा था। तो आज भी लेकिन बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन किरोड़ी जी, जिस तरीके की परेशानी जो बन रही है उसमें बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जिस तरीके से रूस इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं रूस के ऊपर, वो एक विश्व युद्ध को भी जन्म दे सकता है। या भाई रूस का इसलिए कहना है कि अगर मान लीजिए पाबंदी लगाए, जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे नाटो यूक्रेन को, तो नेटो का ने ये सोचा कि अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं तो न्यूक्लियर वार इनएविटेबल है, क्योंकि नेटो का फिर इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि आज तो यूक्रेन खत्म हो रहा है, कल यूरोप खत्म हो जाएगा। तो वो एक भावनात्मक इस तरह का भाषण दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। नेटो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, नो फ्लाई जोन नहीं होगा, क्योंकि नेटो का किसी भी रूप में इन्वॉल्व होने का मतलब तो न्यूक्लियर वार की संभावना है। और अगर गलती से कहीं पोलैंड और हंगरी और उधर कुछ हो गया, थोड़ा बहुत भी कोई मिसाइल हो गई, दाग दी गई, तो फिर वर्ल्ड वार होने की संभावना है और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का निश्चित रूप से यूज होगा। तो ये रशिया की जो धमकी तो नहीं, रशिया का जो दृष्टिकोण है यह है कि विश्व को बचाया जाए और यूक्रेन की स्थिति को शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। मुझे लगता है कि अब रशिया ये करेगा कि जेलेंस्की को कीव में एंट्री होने के बाद में जेलेंस्की को हटा के जो पुराने राष्ट्रपति थे जो रशिया में शरण लिए हुए हैं उनको इस्टेब्लिश करेंगे और चुनाव की घोषणा कर सकते हैं और उससे फिर शांति की तरफ कोई कदम बढ़ सकता है, कोई युद्ध विराम की स्थिति बन सकती है। जी चलिए ठीक है किरोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।